सुप्रभात बच्चों। शिक्षा के इस नए सत्र में एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल बेमेतरा की ओर से ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में हमारा पाठ है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों के माध्यम से हम जानेंगे कि विराम चिन्ह की उपयोगिता लिखित और मौखिक भाषा में दोनों में किस प्रकार है। विराम वैसे तो प्रकृति में देखा जाए वहाँ पर भी विराम की आवश्यकता पड़ती है। नदी का बहना, नदी जब तक बहती रहती है जब तक समुद्र में न मिल जाए, समुद्र में मिलने के बाद उनका जो है पूर्ण विराम होता है। बारिश का वर्षा का होना, बरसते रहती है, वर्षा होती रहती है और एक क्षण फिर रुक जाती है। इस तरह से जीवन के प्रत्येक क्षण में इन विराम का जो है आवश्यकता होती है। और वैसे तो आप हर क्लास में पढ़ते ही आ रहे हो, आज नए सिरे से नए ढंग से कुछ नए उदाहरणों के माध्यम से इस विराम चिन्ह को हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ को प्रारंभ करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करने से भाषा जिस प्रकार से अपना अर्थ प्रकट नहीं करती है और जिस प्रकार सही प्रयोग करने से वो वस्तु स्थिति को पहुँच पाती है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को हम आपको समझाएंगे कि एक महिला थी और उनके पति उनसे दूर चले गए थे और एक महीना में वो आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए थे। तो उस समय तो फ़ोन, टेलीफोन ये सब का ज़माना नहीं था, नहीं कर पाते थे, बात नहीं कर पाए उसके माध्यम से। तो क्या करती है, वो पत्र लिखती है और पत्र लिख करके अपने पति को उनको याद दिलाती है कि आपकी आवश्यकता कितनी है। तो इस तरह से हम पत्र के माध्यम से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम सही पत्र को पढ़ेंगे और सही पत्र को पढ़ने के बाद उसके अर्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले विराम चिन्ह का सही और गलत प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले, मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। ये शिष्टता है, शिष्टाचार है, छोटे बड़े बराबर इस अंतर से शिष्टाचार होना चाहिए। और फिर अपनी बात रखते हुए कहती हो, आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी, मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है। वो बताती है, अपना हालचाल बताती है और आगे कहती है, हमारी गाय को बछड़ा दिया है, एक बछड़े का जन्म हुआ है। गाय रखे थे, कुत्ते रखे थे और बकरी रखी थी। तो इस प्रकार से दादाजी को नशे की लत लग गई है। दादाजी नशा करने लग गए हैं, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। बुजुर्ग जो बड़े बूढ़े होते हैं उसको कौन समझाए, कैसे समझाए, है ना। तो इस प्रकार से मैंने तुमको बहुत खत लिखे, बहुत पत्र लिखे, लेकिन तुम नहीं आए। और कुत्ते के बच्चे भेड़िया खा गए, जो कुत्ते के बच्चे रखे हुए थे घर में उसको भेड़िया खा गए। इस प्रकार से वो बता रहे अपने हालचाल। 2 महीने का राशन छुट्टी पर आते समय ले आना। महिला कह रही है कि जब छुट्टी में आओगे तो 2 महीने का राशन ले आना। एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है। वो बताना चाह रही है कि मेरी सहेली बन गई है और मेरा समय जो है व्यतीत हो जाता है इस प्रकार से। हम और इस प्रकार बताती है, हमारी बकरी बेच दी गई है, हमारी बकरी बेच दी गई है। क्यों? क्योंकि घर में ऐसे बुरे हालात और परिस्थिति आने की वजह से उनको जो है बकरी बेचनी पड़ गई, है ना। और तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करती है। वो पत्र के माध्यम से बता रही है कि आपकी माँ आपको बहुत याद करती है। और एक पड़ोसन हमें बहुत तंग करती है। अब वो पड़ोसन थी, वो तंग करती होगी, है ना, बात नहीं बनती होगी। तुम्हारी राधा। ये तो होगा सही पत्र। अब आइए इसके गलत विराम चिन्हों का प्रयोग करने से ये कैसे जो है पत्र जो है अपना वास्तविक रूप तो प्रकट नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा आपके चरणों में प्रणाम। ये तो हो गए। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। अभी देखो यहाँ पर विराम चिन्ह लगा दियो। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। अब सहेली को क्यों लिखेंगे भाई? लेकिन विराम चिन्हों के पूर्ण विराम के गलत प्रयोग से करने से कैसे देखो अर्थ होता है। नौकरी मिल गई है हमारी गाय को। अब देखो गाय कैसे नौकरी करेगी, है ना। गाय एक पशु है, लेकिन यहाँ पर विराम चिन्ह, हिंदी भाषा ही ऐसी है, जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं और जैसे लिखा रहता है उसको वैसे ही पढ़ते हैं। दादाजी ने नशे की, अब यहाँ पर दादाजी ने नशे की लत लगा ली है। इसमें क्या करें,
हमारी गाय को बछड़ा दिया है, हमारी गाय को बछड़ा दिया है दादाजी ने, ये देखो। अब दादाजी कभी बछड़ा देंगे क्या? लेकिन विराम चिन्ह का प्रयोग वैसे ही पढ़ना पड़ रहा है ना? नशे की लत लगा ली है मैंने, मुझे नशे की लत लग गई है, ऐसे बता रहे हैं विराम चिन्ह की वजह से। तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए, ये विराम चिन्ह पूर्ण विराम को हम यहाँ लगा देते हैं। ये देखो, तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए, कुत्ते के बच्चे, देखो कुत्ते के बच्चे, भेड़िया खा गया 2 महीने का राशन। अब भेड़िया 2 महीने का जो है ना राशन जो थे 2 महीने के, उसको सबको भेड़िया खा गया। भेड़िया राशन थोड़ी ना खाएगा, वो तो मांसाहारी जीव है। इस प्रकार से छुट्टी पर आते समय ले आना एक खूबसूरत औरत, विराम चिन्ह है तो वहीं पर रुकना पड़ रहा है। जब छुट्टी से आप वापस आएंगे तो एक खूबसूरत औरत को अपने साथ में ले आना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? लेकिन मेरी सहेली बन गई है हमारी बकरी। अब बकरी को कह रहे हैं कि बकरी हम मेरी जो है सहेली बन गई है। अब बकरी कैसे सहेली बन सकती है? लेकिन विराम चिन्ह की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है। बेच दी गई है तुम्हारी माँ, बकरी को बेचे थे, आपने शुरू में सुने, प्रारंभ में जब हम किए तो कह रहे हैं बेच दी गई है तुम्हारी माँ, तुमको बहुत याद करती है एक पड़ोसन, यहाँ पर अब विराम चिन्ह आ गया। तुमको बहुत याद करती है एक पड़ोसन, वो पड़ोसन क्यों याद करेगी, उनको क्या जरूरत है? लेकिन पत्र में उचित विराम चिन्ह के प्रयोग न होने से कैसे अर्थ जो है इसके बदलते हैं। हमें बहुत तंग करती है तुम्हारी राधा। अब देखो, तो आपने देखा कि पूर्ण विराम चिन्ह के गलत प्रयोग करने से इसके जो भाव है पूरे बदल गए। अब वो पत्र, अब ये सोचिए, ये सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है कि वो जब पत्र को पढ़ा होगा तो उसकी क्या दशा हुई होगी, क्या स्थिति हुई होगी, क्या सोचा होगा। लेकिन उस खैर वो समझ गया कि मेरी पत्नी जो है पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, उनको उचित विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं है, इस कारण से ये सारी बातें हो गई। लेकिन हमारे भी जीवन में ऐसी बातें आती हैं, कभी कभी हम जो है इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए फिर, तो हमको भी विराम चिन्हों का कैसे प्रयोग करना है, किस प्रकार करना है, इन सारी बातों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने विराम चिन्ह पाठ का प्रारंभ किया। तो आइए हम इसको मिटा देते हैं। अब इस पाठ में हम बताएंगे कि कैसे 12 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब 12 विराम चिन्हों के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन से विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है और कौन से विराम चिन्हों के कौन से नियम है और उस नियम के अनुसार हमको चलना चाहिए। तो सर्वप्रथम आता है विराम चिन्ह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का पहचान चिन्ह क्या है? एक ये कहाँ पे लगता है? किसी वाक्य के अंत में लगता है, किसी वाक्य के आखिरी में जब लगता है वाक्य पूर्ण, इसका नाम ही है पूर्ण। पूर्ण का अर्थ होता है संपूर्ण, यानी अब कुछ और बाकी नहीं है। उस वाक्य के माध्यम से जो बात कहना चाहते हैं वो बात पूरी हो गई है, इसलिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन 4 स्थिति में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से चिन्ह में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रयोग जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर पूर्ण विराम की जरूरत नहीं पड़ती है। विस्मयादिबोधक, ये विस्मयादिबोधक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह के प्रयोग होता है वहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है। और उसके बाद होता है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, और विवरण चिन्ह के बाद निर्देशक चिन्ह। ये विवरण चिन्ह, जब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है। और निर्देशक चिन्ह, किसी बात को निर्देश करने के लिए जब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस वाक्य में भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इन हमको इस बात को हमें याद रखनी है कि 4 स्थितियों में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से पूर्ण विराम, जैसे सीता गीत गा रही है,
ये देखो पूर्ण विराम, इस वाक्य से जो गीत की बातें हम बताने चाह रहे हैं वो पूरी हो गई, इसलिए पूर्ण विराम। तो इस प्रकार हम पूर्ण विराम का प्रयोग, और सबसे बड़ी उदाहरण, सबसे उसके प्रत्यक्ष उदाहरण बताया गया है कि पूर्ण विराम का प्रयोग कैसे पत्र के माध्यम से किया गया है। तो ये पूर्ण विराम। अगला आता है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह क्या है? ये अल्प विराम का चिन्ह है, पहचान चिन्ह। अल्प का अर्थ ये होता है आधे के भी आधा, आधे का भी आधा अल्प विराम है। तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी भी शब्द को क्रमबद्ध लगातार जब किया जाए, उसका नाम लिया जाए, किसी संज्ञा का, किसी शब्द का, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि कह दिया जाता है हमारे देश में कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, व्यास, चिनाब, झेलम, गंडक, कोसी। देखो इतने सारे जब नाम जो क्रमबद्ध रूप से संज्ञा शब्दों का नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पर एक ठहराव की जरूरत पड़ती है थोड़े समय के लिए। जैसे हम चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं से, थोड़ी देर के लिए, राहत के लिए। तो यदि इन विराम चिन्हों का प्रयोग न करें तो फिर क्या हो जाएगा, हम जिस भाव से जिस चीज़ को बताना चाह रहे हैं वो हम नहीं बता पाएंगे और वो समझ में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण बताया ना, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। इस प्रकार से अल्प विराम, तो समझ गए, ऐसी जगह पर हमेशा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद आता है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध का मतलब ये होता है आधा। अर्ध विराम, अर्ध यानी आधा, पूर्ण विराम से आधा और अल्प विराम से ज्यादा। तो पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच में जो आए उसको अर्ध विराम कहा जाता है। इसका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है इसकी? अर्ध विराम, दो वाक्य, जब दो वाक्य एक वाक्य में दो वाक्यों का समावेश हो जाए तो दूसरे उपवाक्य को प्रभावी बनाने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्धविराम का प्रयोग यहाँ पर होता है, उसने ऐसा क्यों किया। ये देखो, उसने ऐसा क्यों किया, यह कोई नहीं जानता। इस प्रकार उसने ऐसा क्यों किया, यह कोई नहीं जानता। देखो दो वाक्य है, उसने ऐसा क्यों किया, एक वाक्य हो गया, यह कोई नहीं जानता। तो दूसरे उपवाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए और उसमें आधा कुछ समय के लिए, ठहराव के लिए अल्पविराम से थोड़ी ज़्यादा अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये हो गए अर्धविराम। आइए हम अगले विराम चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक का पहचान चिन्ह क्या है, ये देख लीजिए। अब इस प्रश्नवाचक कहने से ही ये बात पता चलती है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन कौन सी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है? क्या, क्यों, कब, कितना, इस सारी स्थिति में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या, कब, क्यों, कितना, कब, किसने, कहाँ, किससे, इस सारी चीज़ों को, और इससे पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे ये सब नहीं रहता है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। कैसे? चिन्ह का प्रयोग करने से। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि कैसे
क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, इसके प्रयोग के बिना भी ये कैसे प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है। तुम करोगे यह काम, ये लिखो। यहाँ पर वाक्य बता दिया गया है, तुम करोगे यह काम, ये लिखो। इसमें कर आदेश दे रहे हैं कि तुम करोगे यह काम, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो हमको वैसे ही बोलना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से इसी प्रकार एक और उदाहरण, तुम मुझसे कुछ कह रहे थे, ये इस वाक्य के माध्यम से बता रहे हैं कि तुम मुझसे कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? इसका मतलब यही हो रहा है ना, लेकिन क्या नहीं है। लेकिन क्या का प्रयोग कौन बता रहा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह बता रहा है। तो इस प्रकार से किसी वाक्य में यदि इस चिन्ह का प्रयोग है, यदि क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, ये सब नहीं है, उसके बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग है, तो आप समझ लें ये प्रश्नवाचक है। तो आइए हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। हमारा अगला चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। पांचवा है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, इसका पहचान चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम जैसे रहेगा और नीचे में एक बिंदु रहेगा, विस्मयादिबोधक। अच्छा, विस्मयादिबोधक का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहाँ आश्चर्य की बातें, आश्चर्यचकित करने वाली बातें, ओह ये कैसे हो गया, दुख के समय हे भगवान, हे राम, और आश्चर्य के समय, दुख के समय, सुख के समय आपको कह दिया जाता है कि आपका रिजल्ट आ गया और बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हो। ओह सच, क्या मैं अच्छे नंबर से पास हूँ ना? देखो कितनी विस्मित करने वाली बात है। तो ये इसका प्रयोग जो है इस प्रकार होता है। यह बहुत दुख की बात है। ओह ये बहुत दुख की बात है, विस्मयादि, विस्मित करने वाली बात। कहीं पर कुछ किसी जगह में जाते हैं तो नाक बंद करना पड़ता है, छी छी छी। ये विस्मित करने वाला, यानी हमारे शरीर में ऐसे भाव आए जिससे सामान्य भाव से अलग हो, जो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दे। ये कैसे भाव है, कैसे विचार है, ये विस्मयादि। इसका नाम ही है विस्मित करना, आश्चर्य करना, चाहे वो सुख के कारण हो चाहे दुख के कारण हो। इस प्रकार ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो आइए अगले चिन्ह की तरफ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। छठवां है योजक या विभाजक चिन्ह। इसका क्या पहचान चिन्ह है? छोटा सा, ये इसका पहचान चिन्ह है। इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? योजक, इसका नाम, इसके नाम सुनने से ही पता चलता है क्या? योजक, योजक यानी जोड़ना, विभाजक यानी तोड़ना, अलग करना। जैसे माता पिता, ये देखिए इसका मतलब क्या होगा? माता और पिता, योजक विभाजक चिन्ह। इस प्रकार से ये योजक विभाजक चिन्ह है। सुख दुख, सुख और दुख, देखो दो शब्दों को जोड़ता है या है ना, दो शब्दों को योजक जोड़ता है या विभाजित करता है, योजक या विभाजक, विभाजित कर रहा है ये शब्द। तो इस प्रकार से योजक और विभाजक चिन्ह, ऐसे शब्दों का, बहुत शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, देखते हैं इस प्रकार। जैसे कहते हैं बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अमीरी गरीबी, सुख दुख, लाभ हानि, है ना, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, जात पात, ये सारे शब्द जो है इसमें योजक और विभाजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें जैसे इसको हटा दिया जाए क्या हो जाएगा?
माता पिता, लेकिन अदृश्य रूप से छिपा रहता है इसमें। तो इसको माता, इसको करेंगे क्या करेंगे, योजक चिन्ह क्या होता है, और कर दिया जाता है, और पिता। या भी होता है, और या तथा, इस तो योजक विभाजक चिन्ह ऐसे शब्दों का हम बहुत प्रयोग कर, हम पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, बोलते हैं, व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में, बोलचाल में करते हैं प्रयोग। तो इस सारी चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं। तो आपने देखा कि विराम चिन्हों में ये भी चिन्ह कितना महत्वपूर्ण है और शब्दों की वृद्धि करते हैं। हिंदी में जानते हैं ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये भाषा को जो है विस्तार करती है। जैसे समुद्र समुद्र का विस्तार किससे होता है, नदियों से। नदी बिना सागर कौन भरे, मात बिना आदर कौन करे। इसी तरह से ये शब्दकोश में अभिवृद्धि करते हैं हिंदी की। तो इस तरह से आपने देखा कि योजक विभाजक चिन्ह की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। अब आइए अगले चिन्ह की ओर आते हैं हम लोग। अगला चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह है ये दो तरह के उद्धरण चिन्ह होते हैं। पहला दोहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, देखो दोहरा उद्धरण चिन्ह में दो उद्धरण लगे हुए हैं और इकहरा उद्धरण चिन्ह में एक एक उद्धरण चिन्ह लगा है। अब आइए दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। सबसे पहली बात है मुंशी प्रेमचंद की जो उपन्यास है ना, उपन्यास के है ना, उपन्यासकार में सबसे श्रेष्ठ उनका स्थान होता है। उन्हीं का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है। अब यहाँ कहाँ पर लगा है ये, किसी वाक्य में जो शब्द महत्वपूर्ण होता है और सबसे महत्वपूर्ण होकर उस वाक्य को प्रभावी बनाता है, उन शब्दों में इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। तो जैसे गोदान है प्रेमचंद का, गोदान उपन्यास है, तो यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया। इसी प्रकार दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, किसी की बातों को ज्यों का त्यों बताने के लिए, ज्यों का त्यों जैसे का तैसे बताने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के नारा जानते हो सभी, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब इनकी बातों को ज्यों को त्यों लिखने के लिए क्या किया जाता है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे और बहुत से हुए, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद हैं, उनके विचार हैं, है ना, अरस्तु है, प्लेटो, सुकरात, है ना, पश्चिम के जितने भी विद्वान हैं भारत के, यानी जितने भी महान व्यक्ति हैं उनकी बातों को ज्यों को त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखते हो स्कूल में आते हो तो असेंबली में जाने के लिए बोर्ड में थॉट लिखा रहता है, विचार लिखा रहता है, सुविचार। सुविचार में देखेंगे शुरू से लेकर के आखिरी तक के दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्यों ऐसा किया जाता है, ये बताने के लिए ये सारी बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह और इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी शब्द में और किसी वाक्य में। तो इस प्रकार से दोहरे उद्धरण चिन्ह और इकहरे उद्धरण चिन्ह। आइए अगले चिन्ह में पहुँचते हैं। हमारा 8वां चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह
निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी बातों को निर्देश करने के लिए। इसके है ना, इसके नाम से ये पता चल रहा है कि किसी भी बात को निर्देश करने के लिए, बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है निर्देशक चिन्ह होता है। और हाँ, निर्देशक चिन्ह और योजक विभाजक चिन्ह दोनों में अंतर है। कैसे? योजक विभाजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। कैसे? जैसे आप लोग पेपर में पढ़ते हो, पुस्तक में जब पूरा पढ़ने के बाद जो है आखिरी में लिखा रहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। ये देखिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग और कहाँ पर होता है? नाटकों में होता है। जैसे जब लेखक नाटक लिखता है तो क्या लिखता है? जैसे संवाद रहता है, संवाद करना है तो संवाद करना है, तो जैसे कर्ण का संवाद है, कर्ण अर्जुन, तो अर्जुन कर देंगे, निर्देश कर देंगे, कर्ण बोल रहा है। जैसे अर्जुन बोलता है, अर्जुन कहता है कर्ण को, है दासी पुत्र, तुम क्षत्रिय नहीं हो और क्षत्रिय नहीं हो तो मुझसे क्या युद्ध करोगे, सूत पुत्र हो तुम। ऐसे जब भर्ग जब कहता है तो उसके मनोबल गिर जाता है और फिर कर्ण चुप हो जाता है। लेकिन जिस समय उनको कर्ण को ज्ञात होता है कि मैं भी एक क्षत्राणी का पुत्र हूँ, मैं किसी दासी का पुत्र नहीं हूँ, किसी सारथी का पुत्र नहीं हूँ, अधिरथ सारथी का पुत्र नहीं। हाँ, उन्होंने मुझे पाला जरूर है, लेकिन मैं एक महान नारी का बेटा हूँ, क्षत्राणी का बेटा हूँ। तब वो भी दहाड़ के कहता है, हे अर्जुन सावधान, तुम किसे कह रहे हो, किससे बात कर रहे हो। फिर उस दिन उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से किसी के द्वारा कही हुई बातों को कहने के लिए इसमें क्या किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, निर्देश करता है और इससे फिर भाव स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार आपने देखा, इनके इसके बारे में बताया कि किसी बात को निर्देश करने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए, किसी बात को आगे है ऐसे करके बताने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले चिन्ह की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह है नाम, और उसका पहचान चिन्ह है ये विवरण चिन्ह। अच्छा, विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, क्यों होता है, किस परिस्थिति में होता है? किसी भी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए। निर्देशक और विवरण चिन्ह दोनों में थोड़ी सी समानता है, थोड़ी सी समानता है। इसमें भी समझाई जाती है बात को, तो इसमें क्या करते हैं? सूचना देने के लिए, निर्देश देने के लिए आपको सूचित किया जाता है। जैसे कि आपको सूचित किया जाता है एकेडमिक बॉडी स्कूल का जो है एनुअल फंक्शन इस तारीख को रखा गया है, इस बात के लिए आपको सूचित किया जाता है। सूचित करने के बाद फिर जितनी भी बातें बतानी है, हमारे स्कूल में कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं, गरबा कब होना है ना, एनुअल फंक्शन कब होना है, इस सारी बातों को जैसे बताना है तो यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो विवरण चिन्ह, विवरण का मतलब ही होता है विवरण दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह के माध्यम से ये भी एक विराम चिन्ह का महत्वपूर्ण चिन्ह है और जिसका प्रयोग हमेशा होता है। अब आइए इसके बाद हम चलते हैं कोष्ठक चिन्ह। दसवां है कोष्ठक चिन्ह। अब कोष्ठक चिन्ह का आप प्रयोग करते ही हो, गणित पढ़ते हो तो उसमें करते ही हो, उपयोग करते हो, है ना। कोष्ठक चिन्ह कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, हिंदी में कह दिया जाता है सर्पाकार कोष्ठक, है ना, और इस तरह से। तो कोष्ठक चिन्ह में हम ये एक प्रकार से कोष्ठक चिन्ह होगा।
ये दूसरे प्रकार से कोष्ठक चिन्ह हो गए। और ये तीसरे प्रकार के चिन्ह कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, किस प्रकार होता है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे किसी बात को स्पष्ट रूप से समझाना है, जैसे हम पढ़ते रहते हैं किसी वाक्य में और कोई कठिन शब्द आ जाता है, उस कठिन शब्द को सरल रूप से लिखने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मोहन अपने कार्य को व्यापक रूप से, अब देखो व्यापक आ गए, व्यापक शब्द आ गए, तो इस व्यापक शब्द को बताने के लिए उन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। व्यापक का मतलब होता है विस्तार। अब देखो किसी बात को समझाने के लिए, है ना, पर्यावरण है, जैसे पर्यावरण हमारा एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण जीवन का, तो इस पर्यावरण को समझाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कर दिया जाता है परिधन आवरण। ये संधि शब्द है, परिधन आवरण पर्यावरण। तो इस तरह से जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए इस तरह से कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, इसका भी प्रयोग नाटकों में प्रयोग होता है। नाटक में जब लिखा जाता है, नाटक लिखते हैं, तो लिखते समय कौन से भाव में कह रहा है, इसको समझने की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि इसमें कह दिया गया है, अर्जुन कर्ण के संवाद ले लेते हैं। अर्जुन, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्ठक में लिख देंगे क्रोध से, ये देखिए। अब उसके बाद फिर आगे की बात लिखेंगे, तो जो पढ़ने वाले होंगे, वो पाठक जो होंगे, वो उसी भाव से पढ़ेंगे, उसी रस प्रयोग करते हुए पढ़ेंगे क्रोध से। तो क्रोध का प्रयोग होगा, है ना। यहाँ पर कृष्ण शांत भाव से, देखिए अब यहाँ पर शांत भाव के ही शब्द रहेंगे। आपको पढ़ना है तो शांत भाव से ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद आता है अगला 11वां। इस बात के 11वां चिन्ह है हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, दो तरह से। देखो सबसे पहले तो हंस, इसका नामकरण हंस पद चिन्ह क्यों किया गया, कबूतर चिन्ह क्यों नहीं किए, और दूसरे चिन्ह क्यों नहीं किए, कौवा चिन्ह क्यों नहीं किए, कौवा पद चिन्ह। देखो हंस पक्षी की एक विशेषता है, उसका रंग जो है श्वेत रंग रहता है ना। माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो आप देखते हो हंस वाहिनी, हंस में बैठी रहती है। तो हंस की ये विशेषता है, यदि आप उनको दूध और पानी दोनों को मिलाकर यदि किसी पात्र में, बर्तन में दे दोगे, तो हंस पक्षी की क्या विशेषता है, वो दूध को पूरा पी लेगा और पानी को छोड़ देगा, यानी निर्क्षीर विवेक कहते हैं। इसलिए हंस से हमको क्या सीखना चाहिए जीवन में, जो अच्छी बातें जीवन में मिल रही है सुनने को, देखने को, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए, और जो अच्छी बातें नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए हंस पद चिन्ह यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो हंस के जो पैर है, एक पक्षी, हंस के पक्षी के जो पैर के जो चिन्ह है, निशान है, उसको यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार है, देख रहे हैं आप। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, यदि हम किसी वाक्य को लिख रहे हैं, उसमें कुछ जरूरी बातें छूट गई, जरूरी शब्द छूट गए,
तो उसको हंस पद चिन्ह लगा करके और उसको हम आसानी से उस वाक्य की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे गीता नृत्य कर रही है। इसमें यदि आपको कुछ बातें जोड़नी है, यदि किसी बात को जोड़नी है तो फिर इसमें जोड़ सकते हैं। गीता सुंदर नृत्य कर रही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हंस पद चिन्ह लगा देंगे। ये हंस पद चिन्ह लगा सकते हैं, यही तुम कोई भी। तो किसी भी बात को किसी वाक्य में जो छूट गई है जो बातें उसको लिखना है तो हंस पद चिन्ह लगा करके उसमें सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हंस पद चिन्ह का प्रयोग जो है, अब इसको काटोगे आप, ऐसे करके काट के फिर लिखोगे फिर करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। छोटी सी बात तो है, सुंदर वस्तु है, तो क्यों काटोगे इस वाक्य को, बस हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके फिर उसको वाक्य पूरा कर लीजिए। ये इतने अच्छे तरीके से हंस पद चिन्ह। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विराम चिन्ह में 11वां विराम चिन्ह जो है बहुत सुंदर है और इसका प्रयोग हमें करना ही चाहिए। हम आप प्रश्न उत्तर बनाते रहते हो परीक्षा में, आपका मन होता है कि लिखें, अरे लेकिन काटेंगे तो हमको हमारे पास समय भी नहीं है, हम क्यों काटें इसको। तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, हंस पे चिन्ह लगा करके और लिख सकते हो। इस प्रकार से आप उसकी कमी को पूरी कर सकते हैं। तो आइए आखिरी और 12वें नंबर का विराम चिन्ह है। इस विराम चिन्ह का नाम है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। अब इसका पहचान चिन्ह क्या है, एक बिंदु के रूप में। इसका नाम से ही पता चल रहा है, संक्षेप सूचक, संक्षेप छोटा करना, संक्षिप्त करना। जैसे पंडित पूरा ना लिख करके क्या करते हैं हम, हो गए ये पंडित। जैसे कि किसी भी शब्द को छोटा करके लिखने के जो तरीका है, उस तरीके का प्रयोग किसके माध्यम से किया जाता है, संक्षेप सूचक। अब इसको लाघव भी कहते हैं। इसी तरह से डॉक्टर के लिए भी आता है, डॉक्टर, पूरा डॉक्टर नहीं लिखना है, कोई बात नहीं। इसी तरह से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है। अब उसको हमको लिखना है, कैसे लिखना पड़ेगा, पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और रायपुर छत्तीसगढ़। देखो अब इसको लिखने में आपको कितना समय लग जाता है, और वही बात बताना है, पूरे लिख कर भी और संक्षेप सूचक लाघव चिन्ह का प्रयोग करके भी वही बात बताना है। तो क्यों ना हमको उस चिन्ह का प्रयोग करके उसको लिखा जाए। तो इस तरीके से हम लिख करके किसी भी शब्द को छोटा कर सकते हैं और कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि 12 चिन्हों का प्रयोग देखा आपने। आइए हम थोड़ा सिंहावलोकन कर लेते हैं। सिंहावलोकन कहते हैं सिंह जब चलता है, सिंह जानते ही हो ना, लायन, जब वो चलता है तो हर 9-10 कदम के बाद जो है पीछे मुँह कर देखता है। इसलिए नहीं कि वो डरता है, नहीं, वो आंकलन करता है कि मैं इस 10 कदम में मैंने कौन सी बातें छूट गई मुझसे, कौन सी बातें मुझे और पूरी करनी थी। तो आइए लाघव, इस प्रकार हम जो है सिंहावलोकन करते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के पूर्ण होने पर लगता है। अल्प विराम पूर्ण विराम से आधे से और आधा, किसी भी शब्द को क्रमबद्ध लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अर्धविराम ने पूर्ण विराम से आधा, दो वाक्यों के बीच में आकर के उसके भाव को विशेष रूप से प्रकट करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये अर्धविराम है। प्रश्नवाचक चिन्ह बताए हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, किस लिए, है। और किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के ऊपर वो प्रयोग में आप प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है दो का दो स्थिति से। इसमें आदि बोधक, आश्चर्य, खुशी, दुख, भय, डर,
घृणा, ये सारे स्थिति में उस समय में जो हमारे मन के भाव जो प्रकट होते हैं उसमें जो है ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक या विभाजक चिन्ह दो शब्दों को या फिर जोड़ने का काम करता है ना। योजक करते है ना, योजित करते हैं, विभाजित करते हैं। इसका प्रयोग होता है माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सारी बातें हैं। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग बताए थे। उदाहरण चिन्ह, इकारा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह। ये इकारा उदाहरण चिन्ह किसी शब्द में लगता है, दोहरा उदाहरण चिन्ह किसी वाक्य में, किसी द्वारा कहे गए वाक्य में। निर्देशक चिन्ह बताए, किसी बात को निर्देश करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। विवरण चिन्ह, विवरण देने के लिए कि इसका चिन्ह प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक बताए किसी कहानी में या किसी शब्द को और सरल तरीके से समझाने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पद चिन्ह अभी अभी बताया है ना, किसी वाक्य में यदि किसी शब्द को लिख रहे हैं और कोई शब्द हमसे छूट गए तो उस शब्द की पूरी है ना उसको भरपाई कैसे करेंगे, उसको पूरा कैसे करेंगे, तो हम इसका प्रयोग करके और कोष्टक चिन्ह, ये हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके हम वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार संक्षेप सूचक लाघव, उसका बताया किसी शब्द को छोटे रूप से लिख करके जो कहते हैं उसका भाव वैसा ही रहेगा, उसका प्रयोग करके हम जो है इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में चाहे वो लिखित भाषा हो, मौखिक भाषा हो, बोलचाल हो, इस सारी चीज़ों के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। लिखित के लिए विराम चिन्हों की और मौखिक में, बोलचाल में विराम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाषा उससे प्रभावी और सुंदर बनती है। तो आइए आप पाठ तो पढ़ लिए, इससे जुड़ी कुछ बातें बता दें कि होमवर्क के बारे में। आपके असाइनमेंट ERP में अपलोड कर दिया गया है और आप इसमें देख लेंगे। और आपका होमवर्क है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए कहानी और कविता लिखें। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए कहानी या कविता लिखें। गृह कार्य बता दूं, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक कविता और कहानी लिखें। जब आप कहानी लिखेंगे तभी जानेंगे कहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है ना। कविता लिखेंगे तब जानेंगे, है ना। ये हो गया पहला। और दूसरा है गलत विराम चिन्हों के प्रयोग से, गलत विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा किस प्रकार अशुद्ध हो सकती है, अशुद्ध हो जाती है। इस प्रकार ये आपके लिए दो होमवर्क है कि गलत विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा किस प्रकार अशुद्ध हो जाती है और उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए आपको एक कविता और एक कहानी लिखनी है। तो फिर अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके नई पाठ लेकर के।